हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितु चहल। मैं आपको एचटेट कॉमर्स पीजीटी का फुल कोर्स यूट्यूब पर करवाने वाली हूँ। हम इस कोर्स की शुरुआत अकाउंट से कर रहे हैं। आज मैं अकाउंटिंग का क्लास करवाने वाली हूँ। इसमें हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो कि पेपर में आते हैं, जिनमें से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियोस। हम अकाउंटिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ें भी बताऊंगी आपको। इन 1941 में AICPA ने डेफिनेशन दी अकाउंटिंग की, जिसमें कहा गया है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड टर्म ऑफ मनी। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की और समराइज करने की। टर्म ऑफ मनी मतलब कि जो पैसे की फॉर्म में है, जिसे हम मनी की फॉर्म में मेज़र कर सकते हैं, उन्हीं को हम इसमें रिकॉर्ड करते होते हैं। ठीक है। और जो अकाउंटिंग के फादर हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग किसे कहा जाता है? लुका पिकोली को फादर ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, जिनकी एक बुक भी आई थी। और इनको फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, लुका पिकोली को। और इनकी जो फर्स्ट बुक ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग के नाम से भी इनकी बुक को जाना जाता है। सो हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या उद्देश्य होते हैं अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग करने के। ठीक है, हम क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है? मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है अकाउंटिंग की। कोई बिज़नेस है, उसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है, तो हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी इसीलिए। तो ये एक उद्देश्य होता है ताकि हम रिकॉर्ड्स हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन है, उनको हम मेंटेन कर सकें। ठीक है। फिर हमें हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है अकाउंट्स प्रिपेयर करने का कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकें। किसी बिज़नेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ही पड़ता है, कितना प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस को, कितना लॉस हो रहा है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। ये हमारा उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का। और डिपिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने भी एक उद्देश्य है हमारा अकाउंटिंग का, कि बिजनेस है जो उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने वो प्रॉफिट में चल रहा है, कितने लॉस में चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र। जो यूज़र होते हैं बिजनेस के जो यूज़र होते हैं, यूज़र हमारे इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, जो मैं आगे फर्दर बताने वाली हूँ। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू इट्स यूज़र, इसके जो यूज़र्स हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए भी इस उद्देश्य से अकाउंटिंग हम प्रिपेयर करते हैं। कंट्रोल ओवर फ्रॉड एंड रिस्क, हर चीज़ रिकॉर्ड होगी, हर चीज़ पे कंट्रोल होगा, चेकिंग होगी, तो ये क्या होगा, हमारे फ्रॉड एंड रिस्क पर भी कंट्रोल होता है। ठीक है। फिर हम करने वाले हैं अब लिमिटेशंस। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या क्या हैं? अकाउंटिंग में क्या होता है कि इग्नोर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इसमें क्वालिटेटिव एलिमेंट्स है, जैसे कि किसी की होनेस्टी है, किसी की होनेस्टी है, उसको बिल्कुल ही भूल भूल जाते हैं हम। इसमें होनेस्टी को तो रिकॉर्ड नहीं करते ना, सिर्फ जो मनी की फॉर्म में है, क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, उनको ही रिकॉर्ड करते हैं। क्वालिटेटिव को, एम्प्लॉयज़ की होनेस्टी वगैरह को, इनको इग्नोर किया जाता है। तो ये किसकी लिमिटेशन है। ठीक है। और फिर आते हैं नो फ्री फ्रॉम बायस। इसमें जो अकाउंटेंट होता है उसमें वो बायसनेस कर देता है बहुत बार अपने उससे, मतलब कि जो भी वो मेथड यूज़ कर रहा है, कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, रिटर्न डाउन यूज़ करना है या स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है, कौन सा यूज़ करना है, तो उसमें बायसनेस हो जाती है। विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसमें बिजनेसमैन ओनर क्या करता है कि विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं, अपने अकाउंट को सजा धजा कर ऐसे शो किया जाता है बिल्कुल, जो कि एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। एरर एंड फ्रॉड, इसमें ज़रूरी नहीं है जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं वो बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल
करेक्ट हों, एक्यूरेट हों, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत सारे एरर्स भी होते हैं, बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं। पर्सनल जजमेंट जो ये है, ये लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। पर्सनल जजमेंट अकाउंटेंट के पर्सनल जजमेंट पर बेस करती है ये चीज़, और इसमें बायसनेस होती है। वो अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो देता है। और नेक्स्ट है, हम एडवांटेजेस करने वाले हैं अकाउंटिंग की। रिलायबिलिटी, इसमें हम रिलायबिलिटी की ऐसा अकाउंट होना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए जो कि बिल्कुल भरोसे के लायक हो, जिस पर हम भरोसा कर सकें, ऐसा होना चाहिए। और रिलीवेंस, रिलीवेंस मतलब कि ऐसे इंफॉर्मेशन हो जो कि यूज़र को बिल्कुल भी फालतू ना लगे, और रिलीवेंट होनी चाहिए, बिल्कुल टाइमली इंफॉर्मेशन दे, ऐसे अकाउंट्स प्रिपेयर करने चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब कि ऐसे अकाउंट प्रिपेयर करें जो बिल्कुल समझ आएँ, टू द पॉइंट बात हो और बिल्कुल समझ आए। और नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि जो हम अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं वो ऐसे बनी हो जिसको हम आपस में कंपेयर कर सके। प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट हम कर रहे हैं यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन। जो यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरह से होती है। यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन जो होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में तो आते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए, फाइनेंशियल ऑफिसर आ गए, वाइस प्रेसिडेंट आ गए, और एक्सटर्नल में क्रेडिटर आ गए, डिबेंचर होल्डर आ गए, कस्टमर्स आ गए, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट अभी करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं प्रिंसिपल, या फिर इसको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। इसके कुछ ये प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि बिजनेस एंटिटी। फर्स्ट हमारा प्रिंसिपल है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का ये मतलब है कि जो हमारी बिजनेस एंटिटी होती है वो बिजनेस से अलग होती है, एक सेपरेट एंटिटी होती है फ्रॉम इट्स ओनर, ठीक है। ओनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है, दोनों की सेपरेट एंटिटी होती है। The concept of business entity assume that business has a distinct and separate entity from its owner. इसमें कहा गया है कि जो बिज़नेस की एंटिटी है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो बिज़नेस है और जो ओनर है दोनों अलग अलग हैं, सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न। इसमें क्या है कि द कंसेप्ट कंसर्न अज्यूम दैट बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडेफिनेटली। इसमें कहा गया है कि हम ये अज्यूम करते हैं कि बिज़नेस है जो वो सालों साल चलता रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। मतलब कि इसमें हम ये नहीं सोचते कि इस साल हमारा, एक साल बाद हमारा बिज़नेस बंद हो जाएगा, 2 साल बाद बंद हो जाएगा, हम ऐसे अज्यूम करके नहीं चलते हैं। हम इसमें ये प्रिंसिपल यूज़ करते होते हैं कि गोइंग कंसर्न हमारा सालों साल बिज़नेस है जो वो चलता रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट। The concept state that only those transaction and happening in an organization which can be expressed in term of money. ये प्रिंसिपल है, होता है कि मनी मेजरमेंट का, कि इसमें हम वही चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं जो कि टर्म ऑफ मनी में है, पैसे की फॉर्म में है, उन्हीं को हम, उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि इसकी होनेस्टी है या फिर कोई बिजनेस में और बातें होती रहती हैं, उनको हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। सिर्फ जो पैसे से रिलेटेड है, पैसे की फॉर्म में है, हम सिर्फ उन ट्रांजैक्शंस को इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा एक प्रिंसिपल है। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो हमारा है वो है अकाउंटिंग पीरियड। इसमें रेफर्स टू स्पेन ऑफ टाइम एट द एंड ऑफ विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज आर प्रिपेयर्ड टू नो वेदर इट हैज़ अर्नड प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें मतलब कि एक अकाउंटिंग प्रिपेयर होता है जो कि हमारा, हम इसमें अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर करते हैं जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पूरे जितना सालों साल बिजनेस चला है उसका लास्ट में जब ख़त्म होगा तब हम प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। हम ऐसा करते हैं कि जो इंटरवल्स होते हैं उनमें हम हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और उससे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ ड्यूअल और टू फोल्ड इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। शुड रिकॉर्ड टू प्लेसेस, दो जगह रिकॉर्ड किया जाता है, एक डेबिट और क्रेडिट। एटलीस्ट 2 अकाउंट विल इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन, 2 अकाउंट हमारे इन्वॉल्व होते हैं, एक डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है जो हमारा वो है मैचिंग।
मैचिंग एक्सपेंसेस इंक्योर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद रिवेन्यू। एक अकाउंटिंग पीरियड में जितने एक्सपेंसेस जितने खर्चे किए गए हैं उनको हम रिवेन्यू के साथ मैच करते होते हैं। ये प्रिंसिपल हमें फॉलो करना होता है कि एक्सपेंसेस जितने अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस हुए हैं उनको हम रिवेन्यू के साथ मैच करके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर। The principle of full disclosure require that all material and relevant fact concerning financial performance of enterprise must be fully disclosed in financial statement and their footnotes। मतलब कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको हमें फुली डिस्क्लोज करना चाहिए, फुली इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। जो हमारे यूज़र्स हैं उनको कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। सारे के सारे जो भी फैक्ट्स हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, सारी की सारी हमें फुल डिस्क्लोज करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट द रिजल्ट ऑफ टू अकाउंटिंग पीरियड्स टू एंटरप्राइजेज आर कंपेरेबल। मतलब कि इसमें कहा गया है कि कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी से आप मीनिंग से पता लगा रहे हैं कि कंसिस्टेंसी में लगातार साल दर साल जो प्रिंसिपल हम यूज़ कर रहे हैं वही हमें यूज़ करना चाहिए हर साल, जिससे हम आसानी से हमारी जो अकाउंटिंग पीरियड्स हैं 2 सालों के अकाउंटिंग पीरियड्स हैं प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, उनको हम आपस में कंपेयर कर सकें। अगर ऐसा है पिछली साल कुछ और मेथड यूज़ किया था, अब की साल हम कुछ और मेथड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसमें कंपेयर करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, इसलिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल है। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इट इज़ अ पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेटिंग पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट फ्यूचर गेन। ये कंजर्वेटिज्म है जो ये एक तरह से हमारा क्या होता है कि रिज़र्व होता है जो कि हम फ्यूचर लॉसेस के लिए हमारा बना कर रखते हैं। जब भी फ्यूचर में लॉसेस होता है उसके लिए हम अपना बना के रखते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा मैटीरियलिटी, an accounting principle that focus on importance of reporting information that significant to a company financial statement। materiality मतलब कि ये कहता है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो चीज़ें मैटर करती हैं, रिलीवेंट हैं, वही हमें रिकॉर्ड करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फालतू की बातें जो मनी की फॉर्म में भी नहीं है और वैसे भी जो बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है वो बातें भी हम रिकॉर्ड करें, ऐसा नहीं है। तो जो हमारे पास सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन होती है उन्हीं को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अब हम आते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के ऊपर जिनके बारे में आपको पता ही होगा। तो हमारी पहली जो टर्म है एंटिटी। एंटिटी हमारे क्या है, कोई भी एंटरप्राइज है उसे एंटिटी बोल दिया जाता है। जैसे कि आईसीटी लिमिटेड होगी, ज्वेलर होगी, सुब्बी बाज़ार हो गया, ठीक है, ये सारे के सारी अलग अलग एंटिटीज़ हैं। इसके बाद आती है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में आपको भी पता ही होगा। तो इसमें क्या होता है कि करंट और नॉन करंट एसेट्स और जो लाइबिलिटी होती है इनको क्लासिफाई किया जाता है करंट और नॉन करंट में। ठीक है, ऐसे करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होती हैं और ऐसे ही करंट लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटी होती है। हमने क्या रट्टा लगाया होता है कि जो 1 साल के अंदर पैसे मिल जाएंगे वो करंट, 1 साल के बाद वाला नॉन करंट। लेकिन क्या है कि हमारे जो शेड्यूल 3 आया है अब उसके अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2013 के अंदर करंट और नॉन करंट को डिस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, अलग से दिया हुआ है, जिसको हम फर्दर आगे मैं समझाने भी वाली हूँ, आगे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में, शेड्यूल 3 के बारे में नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है, यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि जैसे एसेट्स होती है, एसेट्स 2 तरह से होती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं वो है टेंजिबल, जिन्हें हम नहीं देख सकते वो इंटेंजिबल होती हैं। और ऐसे ही करंट और नॉन करंट होती हैं, मैं आगे इनको समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में। और कैपिटल क्या होती है कि जो अमाउंट ओनर के द्वारा फर्म में इन्वेस्ट किया गया होता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं, यानी कि पूंजी बोलते हैं। और ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग मतलब कि जो पैसा या फिर गुड्स ओनर के द्वारा बिजनेस से विड्रॉ की जाती है, निकाली जाती है, उसे हम ड्राइंग बोलते हैं।